Hello students, I welcome you all to the English Academy. My name is Ruchika and today we'll take up a lesson for students of class 9th. The name of the chapter is Kathmandu. It is from your Beehive book. This chapter Kathmandu has been written by Vikram Seth. He is a very famous Indian writer and this is an extract from Heaven Lake. So Vikram Seth ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था Heaven Lake, जो कि चाइना में लोकेटेड लेक मानसरोवर के बारे में है, उनकी वहां की जर्नी के बारे में है और उसी में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है काठमांडू। काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप पर, ये है इंडिया और इंडिया का नेबरिंग कंट्री है नेपाल, जिसका कैपिटल है काठमांडू। तो जब राइटर ट्रिप पर गए थे और वो जब काठमांडू गए तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा, दो मेजर मंदिर थे, एक हिंदूज का और एक बुद्धिस्ट का, और वहां पे क्या क्या अट्रैक्शंस थी, उन्होंने क्या किया, यही सब उन्होंने इस स्टोरी में हमें बताया है। सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। वील रीड द चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. तो विक्रम सेठ ये कहते हैं कि उन्होंने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया और वहां पर काफी देर तक सोते रहे और अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ, यानी कि भतीजे या भांजे के साथ, वो काठमांडू के दो मेजर जो मंदिर हैं, एक तो हिंदूज का मंदिर है और दूसरा बुद्धिस्ट का मंदिर है, वहां घूमने गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदूज का जो मंदिर है जो बहुत फेमस है काठमांडू में, उसका नाम है पशुपतिनाथ टेम्पल, और बुद्धिस्ट का जो बहुत ही फेमस टेम्पल है उसका नाम है बौद्धनाथ स्तूपा। यही दो टेम्पल्स विक्रम सेठ ने विजिट किए। एट पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स का मतलब क्या है? मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली। क्या लिखा हुआ है पशुपतिनाथ टेम्पल के एंट्रेंस पर? एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। तो पशुपतिनाथ टेम्पल सिर्फ हिंदूज को अलाउ करता है वहां पर जाना। एंड आउटसाइड द टेम्पल देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रिल कंफ्यूजन। फेब्रिल कंफ्यूजन मीन्स हरिड एक्टिविटी, कंप्लीट केओस। बहुत ही ज्यादा केओस है, बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी है, बहुत ही ज्यादा चहल पहल है पशुपतिनाथ टेम्पल की एंट्रेंस पर। प्रीस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स। तो यहाँ पर राइटर पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर का सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा हलचल है, बहुत सारे पुजारी, सामान बेचने वाले, डिवोटीज यानी कि श्रद्धालु जो कि वहां पर दर्शन करने आए हैं, लोग जो वहां घूमने आए हैं, अलग अलग तरह के जानवर, चिड़िया, पक्षी सब वहां पर घूम रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा केओटिक और नॉइजी सीन होता है और उन्होंने वहां पर थोड़े से फूल चढ़ाए। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. राइटर कहते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल में इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लोग वहां पर वर्शिप करने आते हैं, भगवान की पूजा करने आते हैं, कि सब एक दूसरे को एल्बो कर रहे हैं। एल्बो असाइड का मतलब क्या है? आपकी जो एल्बो है, कूनी है जो बांह की, उसके साथ किसी को ऐसे पुश करना, उसे पीछे धक्का देने के लिए। तो कहते हैं कि ऐसे ही लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे जाने की कोशिश करते हैं। A princess of the Nepalese royal house appears, everyone bows and makes way. तभी वहां पर नेपाल की रॉयल फैमिली से एक प्रिंसेस आ जाती हैं, वो भी वहां पर वर्शिप करने आई हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने आई हैं। जैसे वो वहां पर आती हैं, सब लोग साइड पर हट जाते हैं, आगे झुककर उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें रास्ता देते हैं। By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. Westerners who are saffron-clad, यानी कि foreigners dressed as sadhus। यहाँ पर आप देख सकते हैं साधुस जनरली सैफरन कलर, यानी कि जो ऑरेंज सा कलर होता है, इसे कहा गया है सैफरन क्लैड, क्योंकि ज्यादातर साधु ऐसे ही सैफरन कलर के कपड़े पहनते हैं। ऑल्दो ये वेस्टर्नर्स हैं, यानी कि फॉरेनर्स हैं, ये इंडियंस नहीं है, लेकिन इन्होंने भी साधु के कपड़े पहने हुए हैं और ये पशुपतिनाथ टेम्पल में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हमने अभी पढ़ा कि पशुपतिनाथ टेम्पल का क्या रूल है, सिर्फ हिंदूज अलाउड हैं, और इसीलिए द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, बिकॉज ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, और इसीलिए ये पुलिसमैन इन फॉरेनर्स को अंदर नहीं जाने दे रहा। A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati that flows below. अब तभी वहां पर राइटर ने देखा कि दो बंदरों के बीच में लड़ाई होने लग गई। एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा करते करते एक शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग आप सबको पता है, शिव जी की जहां पर पूजा की जाती है, शिवलिंग बनाया जाता है वहां पर। तो ये बंदर इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, जो कि एक होली चीज है, एक रिस्पेक्ट की चीज है। और तभी दूसरा बंदर भागता हुआ बागमती रिवर तक पहुंच गया। यहां पर देखिए ध्यान से, जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, इसकी स्टेयर्स के नीचे ये जो एरिया है, ये क्या है? ये है बागमती रिवर। ये एक होली नदी है, इसे सेक्रेड माना जाता है, और ये नदी पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास से गुजरती है, और भागता भागता ये बंदर यहां तक पहुंच जाता है। A corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work and children bathe. Corpse means a dead body. यहां पर ध्यान से देखिए, इस इमेज में ये बागमती नदी बह रही है, और इसके किनारे पर ये जो एरिया है, यहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, क्रिमेट किया जाता है। और राइटर कहते हैं कि जब वो भी वहां गए तो वहां पर ऐसी क्रिमेशन चल रही थी। साथ ही एक साइड पर वॉशर विमेन यानी कि कपड़े धोने वाली लेडीज, धोबिन जिसे कहते हैं, वो भी काम कर रही हैं, वो अपने कपड़े धो रही हैं, और वहीं पर पास में बच्चे नहा भी रहे हैं। तो बागमती नदी के किनारे कितनी हलचल है, कितनी सारी एक्टिविटी हो रही है। फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। तभी वो देखते हैं कि घर की बैल्कनी से एक टोकरी भरी हुई है, जिसमें पुराने मुरझाए हुए फूल हैं। हो सकता है किसी ने वो फूल कभी भगवान को अर्पित किए हों और अब वो मुरझा गए हैं, तो वो टोकरी फूलों की बागमती नदी में गिर देते हैं। तो राइटर क्या बताना चाह रहे हैं कि कैसे इस नदी का पानी दूषित हो रहा है। लोग इसमें कपड़े धो रहे हैं, इसमें नहा रहे हैं, इसमें पुराने मुरझाए हुए फूलों को गेर रहे हैं। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. Shrine is a place of worship. एक छोटा सा मंदिर। Protrudes means comes out, बाहर निकलना। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि नदी के किनारे पत्थर के प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे कि ये और एक ये। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा बाहर नदी के तरफ निकलता है। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth. अब आजकल का जो समय है, इसे कलयुग कहा जाता है। ऐसे ही पहले सतयुग हुआ करता था, द्वापर युग था, अलग अलग युग होते हैं, और ये कहा जाता है कि कलयुग में बुराई ज्यादा महान होती है। इसीलिए यहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं, ये एक माइथोलॉजिकल कहानी है, एक ऐसी बात जो कि मंदिरों में सुनने को मिलती है। क्या है वो बात? ये कहा जा रहा है कि जब ये जो छोटी सी श्राइन है, छोटा सा जो मंदिर है, ये पूरी तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उसमें से जो गॉडेस है, जो देवी माँ है, वो बाहर निकल आएगी, और वो क्या करेगी, कलयुग में होने वाली सारी बुराई का अंत कर देगी। जैसे कि आप सबने भी देखा होगा, अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस सीरियल भी आता था टीवी पर, जिसमें काली माता के बारे में बताया जाता था। उसमें भी यही देखने को मिलता था कि कैसे काली माता हर बुराई का अंत कर देती है, हर बुरी चीज का अंत कर देती है। तो यही राइटर भी बता रहे हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल में भी यही कहा जाता है। एट द बौद्धनाथ स्तूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. अब यहाँ पर दूसरे मंदिर की बात हो रही है। दूसरा मंदिर कौन सा है? बुद्धिस्ट रिलीजन का एक श्राइन है, एक मंदिर है काठमांडू में, जिसका नाम है बौद्धनाथ स्तूपा। यहाँ पर आप उसकी इमेज देख सकते हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पशुपतिनाथ टेम्पल के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल ऑपोजिट है। राइटर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। एक बहुत बड़ा सफेद रंग का डोम है। डोम क्या होता है? ऐसे आप देख सकते हैं, गोलाकार,
जिसे गुंबज भी कहते हैं, और इसके आसपास एक सड़क है जहां पर आप देख सकते हैं ये जो बोधीज हैं, मॉन्क्स हैं, ये चल रहे हैं इसके आसपास इस सड़क पर। Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. Who is an immigrant? Immigrant is a person who comes to live permanently in a foreign country. अब foreign country कौन सी हुई? नेपाल, क्योंकि ये जो लोग हैं ये तिब्बत को बिलोंग करते हैं और ये तिब्बत छोड़कर परमानेंटली नेपाल में सेटल हो गए हैं। बौद्धनाथ टेम्पल के बाहर एक टिबेटन मार्केट है। यहाँ पर टिबेटन लोग जो कि तिब्बत छोड़कर नेपाल में रहने लग गए हैं, उन्होंने अलग अलग शॉप्स लगाई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये शॉप्स में वो लोग क्या क्या बेचते हैं। फेल्ट के बने हुए बैग्स हैं, टिबेटन प्रिंट्स के कपड़े हैं और सिल्वर ज्वेलरी। देयर आर नो क्राउड्स, दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। हेवन मीन्स अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह। राइटर ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं है, किसी तरह की भीड़ नहीं है, बहुत ही ज्यादा शांति है, जो कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट है। Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolates or copper utensils and Nepalese antiques. राइटर यहाँ पर काठमांडू को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं काठमांडू इज विविड। विविड यानी कि यहाँ पर बहुत सारी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह की चीजें। मर्सनरी मीन्स यहाँ पर बिजनेस भी होता है। रिलीजियस मीन्स यहाँ पर धर्म के काम भी होते हैं। और फिर वो कहते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर फूलों से सजाई हुई भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर पतली पतली सी स्ट्रीट्स हैं जहां पर बहुत रश होता है, बहुत लोग होते हैं। वहां पर किस तरह के लोग होते हैं? फ्रूट बेचने वाले, फ्लूट बेचने यानी कि बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड्स बेचने वाले लोग, ऐसी दुकानें जो कि वेस्टर्न यानी कि इंपोर्टेड सामान बेचती हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, मेकअप की चीजें, फिल्म रोल्स यानी कि कैमरा में डलने वाली रोल्स, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, टूरिस्ट फोटोज बहुत खींचता है, इसलिए स्पेशल शॉप्स हैं जो कि फोटोग्राफी से रिलेटेड सामान जैसे कि फिल्म के रोल्स जो कैमराज में डलते थे वो बेचती हैं। आजकल की टाइम में जो कैमराज हैं वो डिजिटल कैमराज हैं, उनमें रोल नहीं डलता, लेकिन पुराने टाइम में जो कैमराज हुआ करते थे उनमें एक रील डलती थी जिसे रोल भी कहते हैं। तो जैसे कि ये स्टोरी थोड़ी पुराने टाइम की है तो तब ये सामान यूज होता था। फिर कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जो चॉकलेट्स बेचती हैं, कॉपर के बने हुए बर्तन बेचती हैं और नेपाल में बने हुए एंटीक चीजें भी बेचती हैं, जैसे कि बुद्धा स्टैचूज बहुत फेमस हैं। छोटे छोटे स्टैचूज होते हैं लाफिंग बुद्धा के, ऐसे टाइप के एंटीक्स बेचने वाली शॉप्स वहां पर बहुत हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, car horns sound, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares. Low means the moo sound made by cows. जब यहाँ पर कह रहे हैं stray cows low यानी कि cows आवाज निकालती हैं, आने जाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट को ऐसे मू मू करके वो आवाजें निकालती हैं। यहाँ पर राइटर अलग अलग तरह की साउंड्स के बारे में बता रहे हैं। बहुत ज्यादा नॉइजी एटमॉस्फेयर है और वो ये बता रहे हैं कि किस किस तरह की आवाजें सुनने को मिलती हैं। वो कहते हैं कि रेडियो में से गानों की आवाजें, कार के हॉर्न्स की आवाजें, बाइसिकल की घंटी की आवाजें, गाय भैंसों की आवाजें और वेंडर्स की आवाजें जो कि अपना सामान बेचने के लिए लोगों को आवाजें लगा रहे होते हैं। इस तरह की अलग अलग आवाजें वहां पर सुनने को मिलती हैं। I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a Reader's Digest. Marzipan is a sweet made with grated almond. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मिठाई है जिसे marzipan कहा जाता है। कॉर्न ऑन द कॉब का क्या मतलब है? छल्ली, जिसे कि ऐसे ही साबुत कोयले के ऊपर भून कर खाया जाता है।
रीडर्स डाइजेस्ट हम सबको पता है एक मैगजीन का नाम है। तो राइटर कहते कि उन्होंने वहां पर काठमांडू में क्या क्या किया। उन्होंने मार्जिपान खरीदी, उन्होंने छल्ली खरीदी, फिर उन्होंने उस छल्ली के ऊपर नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू लगवाया और उसे खाया, और उन्होंने कुछ लव स्टोरी की कॉमिक्स और एक रीडर्स डाइजेस्ट खरीदी। All this I wash down with cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. Wash down का क्या मतलब है? To drink something after a meal to digest it. पहले राइटर ने मार्जिपान खाई और छल्ली खाई और फिर उसे डाइजेस्ट करने के लिए ऊपर से कोका कोला पिया, यानी कि कोक, और एक ऑरेंज ड्रिंक भी पिया जो कि नॉजिएटिंग था। नॉजिएटिंग मीन्स सिकनिंग, यानी कि जिससे थोड़ा सा उनको नशा आ गया, और वो खाने पीने के बाद उन्हें बेटर फील हो रहा था। I consider what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Benares to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. Propelled means drive or push something forward. अगर आपको किसी चीज से धक्का लगता है तो आप प्रोपेल हो जाते हैं, आप मोशन में आ जाते हैं। ट्रैवल पर से का मतलब है बाय इटसेल्फ। राइटर कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि मैं काठमांडू से वापस दिल्ली कैसे जाऊं, और वो कहते हैं कि अगर मैं ये सोचता कि मुझे ट्रैवलिंग का मजा लेना है तो मैं क्या करता, मैं पहले काठमांडू से बस या ट्रेन पकड़ के पटना पहुंच जाता, फिर पटना से नदी के रास्ते से, गंगा नदी के रास्ते से तैरता हुआ बनारस और इलाहाबाद पहुंच जाता, और फिर इलाहाबाद से यमुना में सेल करता हुआ मैं आगरा क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाता। अब मैं आपको ये रूट समझाती हूँ मैप पर। नेपाल में काठमांडू से पहले तो बस या फिर ट्रेन लेकर राइटर कहाँ पहुंच जाते? पटना, जो कि बिहार का कैपिटल है। पटना से गंगा नदी बहती है और वो गंगा नदी में बोट के थ्रू पहले तो वाराणसी क्रॉस करते और फिर इलाहाबाद। उसके बाद इलाहाबाद जहां पर संगम है, यानी कि गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है, वहां से वो यमुना नदी पर बोटिंग करते करते आगरा क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाते। तो राइटर ये कह रहे हैं कि अगर वो बहुत एडवेंचरस होते तो वो इस तरह का रूट लेते काठमांडू से दिल्ली जाने का। But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. लेकिन राइटर कहते हैं कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं बहुत होमसिक फील कर रहा हूं और बहुत ज्यादा थका भी हुआ हूं, इसलिए मैं ऐसा रूट नहीं लूंगा। Go home, I tell myself. Move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. राइटर ने फाइनली क्या किया, उनके दिल ने उन्हें कहा कि फटाफट घर पहुंचो, इसलिए वो नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में गए और उन्होंने एक एयर टिकट खरीदा काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट का। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. They are of bamboo. There are cross flutes and recorders. अब यहाँ पर राइटर एक फ्लूट सेलर यानी कि बांसुरी बेचने वाले की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो होटल के पास के एरिया में खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक पोल था, एक स्टिक थी जिसके ऊपर बहुत सारी बांसुरीज हैंग हो रही थी और ऐसे वो हर दिशा में बाहर निकल रही थी। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बांसुरी है ये पॉक्यूपाइन के कांटों को रिजेंबल कर रही थी। पॉक्यूपाइन एक एनिमल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसकी बॉडी में से हर दिशा में थॉर्न्स निकल रहे हैं, कांटे निकल रहे हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे ही इसकी ये पोल में से हर दिशा में बांसुरी निकल रही थी। और फिर वो कहते हैं कि जो बांसुरियां थी ये बैम्बू की बनी हुई थी और अलग अलग तरह की बांसुरियां थी इसके पास। From time to time he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये बांसुरी बेचने वाला अपने इस बांसुरियों में से कोई भी एक बांसुरी निकालता था, उसे थोड़ी देर के लिए बजाता था, और उसकी बांसुरी की आवाज इतनी पावरफुल थी कि ट्रैफिक और सामान बेचने वालों की आवाजों को भी पार करके राइटर को सुन रही थी।
He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. अब राइटर कहते हैं कि बाकी हॉकर्स से ये आदमी बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि ना तो ये अपना सामान बेचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से ये अपनी बांसुरी बजा रहा था. Occasionally he makes a sale, but in a curiously offhanded way, as if this were incidental to his enterprise. Offhanded means casual, not showing much interest in something. राइटर कहते हैं कि कभी कभी उसकी एक आधी बांसुरी बिक जाती थी, लेकिन वो उसे बहुत ही कैजुअल ले रहा था. ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहां पर बांसुरियां बेचने के लिए आया है, क्योंकि उसका मेन एम क्या था, वो बांसुरी बजा रहा था. और अगर कोई आकर उससे बांसुरी खरीद लेता था तो बड़े ही आराम से, बड़े ही कैजुअली वो उसे दे देता था. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर. कभी कभी वो बांसुरी बजाने में ब्रेक ले लेता था, रुक जाता था और पास में खड़े फ्रूट सेलर से बातें करने लग जाता था. आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स. राइटर ये इमेजिन करते हैं इसे देखकर कि लगता है बहुत सालों से यह आदमी ऐसे ही जिंदगी जी रहा है. तो वो ये बताना चाहते हैं कि कितनी शांति से, कितने आराम से ये सिर्फ बांसुरी बजा रहा है. इसे बांसुरी बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर कोई आता है बांसुरी खरीदने तो ये आराम से चुपचाप उसे बांसुरी बेच देता है और फिर अपनी बांसुरी बजाने लग जाता है. I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. राइटर कहते हैं कि वो इस फ्लूट की म्यूजिक से अट्रैक्ट हो गए थे, वो वहां से जा नहीं पा रहे थे, और वो फिर ये कहते हैं कि उन्हें हमेशा ही जब भी वो बांसुरी का म्यूजिक सुनते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. There is no culture that does not have its flute. The reed ney, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. राइटर कहते हैं कि हर रीजन में, हर कल्चर में आपको एक अलग तरह की फ्लूट देखने को मिलेगी, एक अलग तरह की बांसुरी देखने को मिलेगी. और फिर वो बताते हैं कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में किस किस तरह की फ्लूट्स पाई जाती हैं, उनके किस किस तरह के साउंड्स होते हैं. सब बहुत ही ज्यादा अलग होती हैं एक दूसरे से. Each has its specific fingering and compass. Fingering means the way to placing the fingers to play different notes and compass means range. वो कहते हैं कि हर बांसुरी को बजाने का तरीका अलग होता है और हर बांसुरी की रेंज यानी कि आवाज की जो पिच है, जो गहराई है, जो डीपनेस है, वो अलग है. तो हर बांसुरी का जो साउंड है वो डिस्टिंक्ट है, बहुत ही अलग है. इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस. वो कहते हैं कि हर अलग अलग बांसुरी की जब आप आवाज सुनेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट महसूस होता है. येट टू हियर एनी फ्लूट इज, इट सीम्स टू मी, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. राइटर ये कहते हैं लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी बांसुरी की आवाज सुने तो आपको कैसा महसूस होता है. वो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि आप मैनकाइंड के बहुत पास हैं और ऐसा लगता है कि जो बांसुरी की आवाज है वो ह्यूमन वॉइस का एक अलग पहलू है. राइटर ये बताना चाहते हैं कि ऑल्दो एक फ्लूट है जो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो ह्यूमन वॉइस से बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती होती है, क्योंकि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसे हम अपने माउथ से प्ले करते हैं. दैट्स वाई. इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ. इट टू नीड्स टू पॉज and breathe before it can go on. यहां पर भी राइटर यही बता रहे हैं. बांसुरी बजाने का जो तरीका है वो क्या है, आप जब मुंह से सांस छोड़ते हैं तो बांसुरी में से आवाज निकलती है. यहां पर आप देख सकते हैं ना, इसने जब ब्रीद आउट करेगी ये तभी बांसुरी में से आवाज निकलेगी, और जब ये रुक जाएगी सांस लेने के लिए तो बांसुरी में से आवाज भी बंद हो जाएगी.
राइटर भी ये कह रहे हैं कि बांसुरी का जो मोटिव फोर्स है, यानी कि उसको बजाने का जो मेन जरिया है वो क्या है, हमारी सांस, लिविंग बीइंग की सांस. That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. राइटर ये कह रहे हैं कि बहुत ही थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें इतना इफेक्ट करती हैं, उन पे इतना असर डालती हैं, जैसे कि ये बांसुरी है. राइटर ने यहाँ पर देखिए फ्लूट के बारे में, बांसुरी के बारे में कितनी डिटेल में बात की है, और वो यही बता रहे हैं कि जब भी वो अब्रॉड जाते हैं ऐसी बहुत ही थोड़ी सी चीजें होती हैं जिन्हें वो इतनी डिटेल में नोटिस करते हैं, जिनके बारे में वो इतनी डिटेल में लिखते हैं, और इससे वो ये कहना चाहते हैं कि वो बांसुरी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं. And with this, we have read this chapter. We come to an end. Thank you for watching this video. If you liked the video, do hit the like button. Share this with your friends. If you have any questions, feel free to write in the comments box. And for more such videos, please subscribe to our channel, English Academy.